नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आप में से कुछ लोगों को यह बात बुरी लग सकती है, लेकिन इससे सच नहीं बदलेगा। हम और आप चाहे जितनी आलोचना कर लें, लेकिन फॉरेन पॉलिसी कैसे हैंडल की जाती है, विदेश नीति कैसे हैंडल की जाती है, यह मोदी को पाकिस्तान से सीखना चाहिए। या कहें कि अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर पाकिस्तान ने मोदी प्रशासन का बाजा बजा दिया है, तो गलत नहीं होगा। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में कहीं नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं? दरअसल यह चीन के विक्ट्री डे परेड की तस्वीर है। इस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, उत्तर कोरिया के प्रधान किम जोंग उन है, इसके अलावा दुनिया के 20 से ज्यादा नेता शामिल हुए। लेकिन जिस आदमी का चीन की इस परेड में शामिल होना नरेंद्र मोदी की पूरी विदेश नीति पर तमाचे की तरह है, वो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का शामिल होना। इस परेड और वैश्विक राजनीति में इसके महत्व का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एससीओ समिट में भाग लेने के बाद 2 दिन तक रुके रहे। 31 अगस्त को शंघाई सहयोग संगठन की बैठक खत्म हो गई थी और विक्ट्री परेड 3 सितंबर को थी। मोदी इसी से खुश थे कि पुतिन ने उनको अपनी गाड़ी से घुम्मी घुम्मी करा दिया। उनको हवाई नहीं थी कि उनके पीठ पीछे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या खेल चल रहे हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी बीजिंग से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे, ठीक उसी समय भारत में बेकसूरों का खून बहाने के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान का जनरल असीम मुनीर इस्लामाबाद से बीजिंग के लिए रवाना हो रहा था। खुद शी जिनपिंग ने उनका स्वागत किया। यह परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार और जापानी आक्रमण के खिलाफ चीन के प्रतिरोध को याद करने के लिए निकाली जाती है। असीम मुनीर अकेले ऐसे विदेशी आर्मी चीफ हैं जो इस परेड में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। चीन ने अपनी इस परेड में दुनिया को महाविनाशक परमाणु मिसाइलों से लेकर किलर ड्रोन तक दिखाकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। और चीन के निशाने पर हैं कौन? अमेरिका, जापान, ताइवान और भारत जैसे देश। नरेंद्र मोदी को या उनकी सरकार को इसके बारे में कुछ हवा ही नहीं थी। पाकिस्तान ने न केवल चीन की परेड में हिस्सा लिया, बल्कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-to-1 बैठक भी की। शी जिनपिंग के साथ मुलाकात में जहां असीम मुनीर के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी थे, तो वहीं पुतिन के साथ शहबाज शरीफ की अकेले में बैठक हुई। चीनी नेताओं ने कहा कि पाकिस्तान उनका आयरन ब्रदर है। आपको बता दें कि चीन पाकिस्तान को 81% हथियार की सप्लाई करता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन के ही बनाए हुए J-10C फाइटर जेट और PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया था। इस लड़ाई के बाद असीम मुनीर को पाकिस्तान की सरकार ने फील्ड मार्शल बना दिया था। फील्ड मार्शल कभी रिटायर नहीं होते। और जिन पुतिन की गाड़ी में फोटो खिंचवाकर नरेंद्र मोदी मगन हो रहे थे, उन्होंने बैठक में साफ कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है और आने वाले दिनों में यह दोस्ती और मजबूत होगी। यकीन न हो तो सुन लीजिए, इस वीडियो को क्रेमलिन ने खुद जारी किया। Pakistan remains our traditional partner in Asia. We cherish the relations between our countries. इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पिछले दिनों पाकिस्तान और रूस के व्यापारिक संबंधों में कुछ कमी जरूर आई थी, लेकिन अब हम मिलजुल कर इसे फिर से उसी तरह मजबूत करने को कृत संकल्पित हैं। Objective circumstances, our trade decreased by a very small amount, but nevertheless, it's a good signal for us to work harder to analyze what happened and to make the necessary changes. मतलब चीन, पाकिस्तान, रूस भाई भाई। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। चीन और अमेरिका दोनों ही पाकिस्तान को गले लगाने को बेताब है। दोनों खजाना लुटा रहे हैं उसके ऊपर। दोनों पाकिस्तान को अपना दोस्त बता रहे हैं और दूसरी तरफ दोनों ही देशों ने भारत को हाशिए पर फेंक रखा है। आपको याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर को 18 जून 2025 को व्हाइट हाउस में लंच के लिए आमंत्रित किया था और यह ऑपरेशन सिंदूर के बाद की बात है। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख को व्हाइट हाउस में लंच के लिए बुलाया था। इस मुलाकात के बाद ट्रंप ने खुलकर पाकिस्तान और असीम मुनीर की तारीफ की थी। वही डोनाल्ड ट्रंप रोज नरेंद्र मोदी की बखिया उधेड़ता है।
एक बार फिर से उसने कहा है कि भारत का कारोबार अमेरिका के रहमो करम पर है। We get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along and because of the power that we have with tariffs. मतलब चीन, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका चारों को पता चल गया है कि भारत में एक अनाड़ी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा हुआ है जो किसी रील बनाने वाले की तरह बेहद गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में भी केवल फोटो खिंचवाता रहता है, बेमतलब की हंसी हंसता रहता है और उसका प्रचार तंत्र इसे अपने चेलों और चाटुकारों तक फैलाता रहता है। वो अच्छी तरह जान गए हैं कि दुनिया का शक्ति संतुलन जिस तरह से बदल रहा है उसके बारे में न तो नरेंद्र मोदी को कुछ पता है और न ही उनकी इसमें कोई दिलचस्पी है। अगर थोड़ा निरपेक्ष होकर सोचा जाए तो पाकिस्तान के मुद्दे पर रूस, चीन और अमेरिका ने भारत को सैंडविच बना दिया है। देखिए कि चीन और अमेरिका एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, रूस और अमेरिका एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते और पाकिस्तान ने तीनों को समान रूप से साध रखा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी फुटबॉल बने फिर रहे हैं। कभी चीन को लाल लाल आंख दिखाने के लिए डोनाल्ड माई फ्रेंड करते घूमते थे। ट्रंप की चापलूसी में 75 साल पुरानी भारत की घोषित नीति को लात मारकर इजराइल जैसे बर्बर देश को गले लगाया, रूस को दरकिनार किया और ट्रंप ने मोदी का इस्तेमाल करके दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। अब वो बिलबिलाए हुए कभी पुतिन के पास भाग रहे हैं तो कभी शी जिनपिंग के पास। पूरे भाषण में चाइना शब्द प्रधानमंत्री ने नहीं बोला। पूरा देश जानता है कि पाकिस्तान की मदद, टेक्निकल मदद, एयरफोर्स की मदद चाइना ने की, मगर प्रधानमंत्री के मुंह से, डिफेंस मिनिस्टर के मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। सबको पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी एक खोखले नेता है। उनके पास न सूझबूझ है, न दृष्टि है, न वो पढ़े लिखे हैं और न ही उनके अंदर उदारता है। जो व्यक्ति अपने देश को ही एक साथ जोड़कर आगे ले जाने के खिलाफ है, धर्म के आधार पर अपनी ही जनता को भड़काता रहता है, अपने ही देश के पढ़ने लिखने वाले छात्रों, अध्यापकों, वकीलों, चिंतकों, लेखकों, पत्रकारों को अर्बन नक्सल, देशद्रोही और आतंकी कहता फिरता है, उन्हें जेलों में डलवा देता है, वो दुनिया को क्या ही रास्ता दिखाएगा। नरेंद्र मोदी की आंखें शी जिनपिंग के सामने श्रद्धा और डर से झुकी हुई थी। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी आंख में आंख डालकर बात करने की। इतिहास इस बात को याद रखेगा कि मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद शी जिनपिंग से पहली बार मिले तो वो इतना तक नहीं बोल पाए कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान को हथियार मुहैया कराना हमें नागवार गुजरा है। सच ये है कि जिनपिंग के सामने मोदी बहुत पिलपिले नजर आ रहे थे। पुतिन और जिनपिंग जैसे विश्व नेताओं के सामने मोदी का बेमतलब खिलखिलाना बता रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के मामले में उनकी समझ शून्य है। अंडा। इसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ का बीजिंग में स्वागत बताता है कि मोदी कुछ भी संभाल नहीं पा रहे हैं। वो मूल तौर पर एक गप्पी प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बातें बनाने के अलावा कुछ नहीं आता। दुनिया के साथ कदम ताल कैसे करते हैं इसके बारे में न तो मोदी को कुछ पता है और न ही उनके चेलों, चाटुकारों और चवन्नी सलाहकारों को। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारे क्या कूटनीतिक रिश्ते इतने सरल होते हैं, इतने आसान होते हैं। एक दिन कट्टी किया, दूसरे दिन हाथ मिला लिया, या एक असमंजस पैदा हो गया। हम चीन के साथ भी झूला झूल रहे हैं और ट्रंप के साथ वो थोड़ी खलिश तलखी के बाद फिर से दोस्ताना रवैये, रुख रवैये की बात हो रही है। कहाँ खड़े हैं सर हम? नहीं, जो अभी सिद्धार्थ सिंह जी ने बात करी है और आपने भी करी है, पहले मैं उसको मुद्दे को ले लेता हूँ जी, कि असल में हम अभी भी विकासशील देश हैं, तो हमारे यहाँ जो हमारे विदेश सेवा के या जो और एक्सपर्ट्स हैं, थिंकर्स हैं, विदेशी मसलों पर, कूटनीतिक मसलों पर सोच विचार रखने वाले, हो सकता है उनकी अंग्रेजी या हिंदी इतनी अच्छी ना हो जितनी कि हमारे पत्रकारों की होती है। और पत्रकारों का संबंध रहता है पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में, और पॉलिटिकल लीडर्स को चाहिए आपस में इस तरीके से कि उनके साथ में संबंध बने रहने चाहिए। तो मेरे ख्याल से जो बैकग्राउंड में चले जाते हैं वो हैं जो
थिंकर्स हैं, थिंक टैंक्स में बैठे हुए हैं, प्रोफेसर्स हैं, या कूटनीतिक वगैरह या व्यापारिक संबंधों को संभालने वाले लोग हैं जो कि यूपीएससी के थ्रू आते हैं, लेकिन उनको कहा जाता है कि भाई आप चुपचाप रहिए, आपको काम करना है, बस बोलने का काम आपका नहीं है। तो ये मैं बात कहना चाहता था। तो ये हमारे यहाँ दिक्कत ये है कि अंग्रेजी हमको सबको बोलनी आती है और बाकी भाषाओं में तो हम सब माहिर हैं। हमारे अपने जो राजनीतिक विश्लेषक हों या हमारे आईएएस आईएफएस वाले हों और लोग हों, तो कई बार वो गांवों से आते हैं, कई बार मोहल्लों से आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं, तो हो सकता है उनकी अंग्रेजी वगैरह इतनी अच्छी ना हो, तो थोड़ा पीछे रह जाते हैं। मैंने कई और देशों में देखा है कि वहाँ पर, जैसे अमेरिका में देखिए, जो उनके ब्राइटेस्ट यंगस्टर्स हैं वो सीआईए ज्वाइन करते हैं। जो ब्राइटेस्ट हैं वो ऐसी जगह जाते हैं, लॉयर्स बन जाते हैं। तो उनको मालूम है कि भाई ये जो है, हमको मालूम है कि यहाँ जाना है, ये हमको लॉयर बनेंगे, सीआईए में जाएंगे तो हो सकता है, या मिलिट्री में जाएंगे तो हो सकता है कि हम बाद में प्रेसिडेंट बन जाएं या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन जाएं। या इसी तरीके से कई और देशों में देखा, जापान हो, कोरिया हो, चाइना हो, और जगहों पर, वहाँ पर उन्हें अपनी भाषा आती है। जितने भी हाईएस्ट लेवल के लोग हैं उन्हें अपनी भाषा आती है, बाहर की भाषाएं नहीं जानते हैं। तो साथ में वो और लोगों को रखते हैं जिनको बाहर के मसलों के बारे में मालूम है। खैर, ये तो बात मैं कहना नहीं, चाहता आपने था डिप्लोमेटिक भाषाकार, वो कूटनीतिक की तरह आपने काफी कुछ तंज में निशाना बिल्कुल सटीक साधा है शशांक जी। नहीं, निशाना नहीं साध रहा हूँ, मैं खाली कह रहा हूँ कि विकासशील देश हैं हम अभी भी, हमको विकसित होने के लिए बहुत कुछ करना है। आपने नहीं, सोसाइटी हमें में, अपने समाज हित में भी बैलेंस साधने हैं, लाना पर है। अब ये हित कैसे साधे हम? मतलब चीन भी दोस्त बना लिया, अमेरिका भी दोस्त, ऐसे होता है क्या सर? देखिए, ऐसा है कि हर जगह कभी दोस्ती का माहौल आता है, कभी आपस में कटुता हो जाती है, और कभी युद्ध हो जाता है। तो युद्ध के बाद में फिर दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाना पड़ता है, या किसी तरह से फिर कूटनीतिक तरीकों से एक हल निकालना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर चीन की अगर हमारे साथ 4000 किलोमीटर की बाउंड्री है तो हम भूल जाएंगे उसको। कहीं पे ज़रूर तकलीफें होंगी, बहुत ज़रूर होंगी, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी नहीं चाहते कि चीन पूरे तरीके से पाकिस्तान के अपना, एक तरीके से अपना साथी ऐसा बना ले कि चीन उनकी नहीं, पॉलिसी वो तो बना निर्धारित हुआ करे। है सर, वो जैसे एक गाना अमेरिका करता रहा है, है। फिल्मी गाना मैं कहूँ, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। चीन और पाकिस्तान का तो सीधा सीधा ये रिश्ता है। हम तो नहीं, ये वो तो थोड़ा हमने थोड़ा समझ लिया। इशारों में दिल देने वाले काम कर रहे हैं। हम तो इशारों में दिल दे रहे हैं, वहां तो खुल्लम खुल्ला प्यार हो रहा है। ये तो है, क्योंकि पहली बार हमको मालूम चला कि खुल्लम खुल्ला प्यार हो रहा है, यानी पिछले 50-60 साल से हमको नहीं मालूम था। वो अचानक जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तब हमको मालूम चला। एग्जैक्टली। हमको ये मालूम नहीं था कि भाई न्यूक्लियर जो टेस्ट हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, क्योंकि वो जो जनरेशन थी वो चली गई है। जब 1971-72 में हुआ था टेस्ट, अब नई जनरेशन आ गई है 1990 की, 2000 की। तो वो बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो बात करते हैं साइबर उसकी। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक ये भी ध्यान रखना है कि जो अब्दुल कादिर खान थे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एक्सपर्ट, उन्होंने हॉलैंड में पढ़ाई करी और बहुत चोरी करने की कोशिश करी उनके डिजाइन्स की, यूरेनियम एनरिचमेंट की। हाँ, उनके प्रधानमंत्री जो थे उन दिनों, लबर्स, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है बिल्कुल। कि वो पकड़ना चाहते थे, जेल में डालना चाहते थे उनको। तो सीआईए वाला आदमी जो वहां था वो उनके पास गया, कहने लगे नहीं, हमारा आदमी है ये, आप इसको कुछ मत करिए, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। तो कहने मैं चुप रह गया। फिर मैंने कहा कि ये तो अमेरिका का आदमी है, तो मैं क्यों बीच में पड़ूं जी इसमें। तो ये मतलब ये है कि अमेरिका भी उनके साथ था और चीन भी उनके साथ था। नहीं, अभी इसमें भी है, पहले सर भी था, शशांक अभी जी, है। क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, एक चीज़ बताइए। चलिए, दोस्ती दोनों जगह हो सकती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। वो टाइट रोप वॉक करनी पड़ती है, वो नट की तरह हम चलेंगे, चलिए, और चलने में एक्सपर्ट हैं आप जैसे लोगों ने। देश की विदेश नीति का खाका वो इतना मजबूत तैयार किया है। पर इसमें ऐसा तो नहीं कि ये दोस्ती यारी के चक्कर में जो हमारे कंसर्न्स हैं, भाई ट्रम्प मध्यस्थता हमारी सॉवरेंटी, संप्रभुता पर आघात किया। 30 से ज़्यादा बार बोले कि मैंने मध्यस्थता कराई, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर रुका। अब वो सवाल क्या हम भूल जाएं, या चीन से हम भूल जाएं कितनी ज़मीन कब्जाए बैठे हो, कितने गांव बसाए बैठे हो, क्या क्या करते घूम रहे हो। बस अभी अपने कारोबार साधने के चक्कर में ये चीज़ें हम नज़रअंदाज तो नहीं कर बैठेंगे। मैं आपको दोनों का जवाब देता हूं जी। कम से कम
आज के ज़माने में चीन के साथ में हम अपने फैक्ट्रीज को बंद नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर खिलौने नहीं बना रहे हैं, वहाँ पर हम जो है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स नहीं बना रहे हैं, वहाँ पे वाकई में बॉम्ब बना रहे हैं, वहाँ पर वाकई में हम एयर डिफेंस सिस्टम्स बना रहे हैं, जो पहले नहीं होता था हमारे यहाँ, क्योंकि हम हिंदी चीनी भाई भाई की बात करते थे। तो अब हम उससे थोड़ा समय से बदल चुके हैं। अमेरिका में वो नोबेल पीस प्राइज चाहते हैं, लेकिन अपने डिफेंस मिनिस्ट्री को कहते हैं वॉर मिनिस्ट्री हो गई है। तो अब मालूम नहीं कि लोगों को कि नोबेल प्राइज मिलेगा वॉर के लिए या पीस के लिए। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल तो वो डायनामाइट के वो थे बनाने वाले और उसके बाद में नोबेल पीस प्राइज कर दिया, तो वो शांति दूत बन गए पूरे विश्व के लिए। और पाकिस्तान के जो आर्मी लीडर्स हैं, जो भारत में आतंकवाद फैलाने में लगे रहते हैं, वो जाके लंच खाते हैं उनके साथ में और उनको कहते हैं कि आप नोबेल प्राइज आपको चाहिए बिल्कुल, क्योंकि हम तो नहीं तो न्यूक्लियर बॉम्ब से उसको हम इंडिया को उड़ा देते। और बिल्कुल वो मुंगेरी लाल की तरह सपने दोनों देखते हैं, एक नोबेल पीस प्राइज के और दूसरे भारत को न्यूक्लियर करने के लिए, और दोनों खुश हो जाते हैं कि भाई बड़ा मजा आ गया। भारत को अपनी आत्म जो निर्भरता है उसको वाकई में बढ़ाना होगा, उसमें चाहे कोई भी सरकार में हो, चाहे कोई भी उसे जमीन में उतारने में वक्त लगता है ना सर। अब यका हमें स्वदेशी का नारा फिर से याद आ गया। वो मेक इन इंडिया 2015 में दिया था ना हमने नारा, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, क्या हुआ उसका? अब फिर से वही आकलन, फिर से हम कह रहे हैं 23%, अब 20 साल में करेंगे। 10 साल में 16% जो योगदान था मैन्युफैक्चरिंग का वो घटकर 12 हो गया। अब हम फिर से याद आने लगा। कोई जादुई छड़ी थोड़ा होती है। काम करने वाले कौन है? काम करने वाले तो वर्कर्स होंगे, काम करने वाले तो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, काम करने वाले हमारे जो टेक्निकल लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, उनको करना होगा। अगर हम उनको दबा के रखेंगे और कहेंगे कि नहीं हम नेता हैं या हम वो है प्रशासनिक सेवा के वो हैं, हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या काम करना है क्या नहीं करना है। मेरे ख्याल से ये भी दूसरी हमारे विकासशील देश से विकसित देश होने की जरूरत है कि हमको आपस में बहुत इज्जत देनी है एक दूसरे को। नहीं, इज्जत में अपने हितों को तो हमें सुरक्षित रखना है ना जनरल मैस्टन। और चीन को लेकर अब ये दुविधा बढ़ जाएगी क्या? और अभी क्या इस सवाल का हमें जवाब मिला है कि जो हमारे रक्षा सुरक्षा सामरिक हित हैं, क्या हम उन्हें दरअसल चीन के साथ जब दोस्ताना रिश्ता फिर से बढ़ाते हम घूम रहे हैं? वो तीनों की तस्वीरें लगातार हर अखबार हर चैनल पर दिखाई गई, ये अजब की दोस्ती हो गई जी। दोस्ती में कुछ व्यवहारिक बातें भी तो होनी चाहिए ना, कि कब्जाई हुई जमीन कब वापस दोगे, भारत पर हमारी संप्रभुता पर हमला बंद करोगे या नहीं करोगे, पाकिस्तान को ऐसे ही खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, गाते रहोगे क्या या रोकोगे इस गान को? इंटरनेशनल रिलेशन जो होते हैं या इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और डायनामिक होता है। मैं छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। जब मैं अफगानिस्तान में डिफेंस अटैचे था, वहां हम अफगान तालिबान को भी मिलते थे, टीटीपी को भी मिले हुए हैं अपने लेवल पे, और साथ में मैं प्रेसिडेंट कारजाई को भी मिला और अशरफ गानी को साथ भी मिला, और जो वो हमारे डिप्लोमेट थे वो भी वहाँ हर पॉलिटिकल और दोनों साइड्स के सब लोगों को मिलते थे। इसका कारण ये होता है कि पहली बात, आपका बेसिक फर्ज होता है डिप्लोमेसी में या मिलिट्री डिप्लोमेसी में सारे कॉन्टैक्ट्स आपको रखने चाहिए, क्योंकि सिचुएशन कभी भी डायनामिक सिचुएशन हो सकती है। अभी आप बांग्लादेश में देखिए, एकदम सिचुएशन चेंज हो गई, लेकिन आज भी हमारी इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के बीच में अच्छा कोऑपरेशन है। दोनों के वहाँ पर लोग स्टाफ कॉलेज अटेंड करते हैं, डिफेंस कॉलेज अटेंड करते हैं और ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है ये फ्लूइड सिचुएशन रहती है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट रखते हुए सब पार्टीज का इरादा होता है और डिप्लोमेसी में और डिफेंस डिप्लोमेसी में कि ताल्लुकात सबसे रखे जाए। नहीं जनरल मैस्टन, बिल्कुल फेयर पॉइंट आप दे रहे हैं कि भाई फ्लूइड होती है, वो एक तरलता होती है परिस्थितियों में, पर एक वो समरसॉल्ट ना, बड़ी देसी भाषा में इस्तेमाल करूं, कुलाबादिया मारने की भी एक हद होती है ना। मतलब कल चीन हमारा दोस्त था और दुश्मन हो गया था अमेरिका, वो फिर से दोस्त हो गया। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, पहली बात चीन को या अमेरिका को ना तो हमें दुश्मन बोलना चाहिए ना दोस्त बोलना चाहिए। वो जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो एक हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहेगा। जहां तक चीन के साथ सवाल है, देखिए आज हमारे बॉर्डर्स में मेन एनिमी हमारा है पाकिस्तान, और चीन के साथ भी आपको पता है गलवान हुआ है। मेन एनिमी हमारा पाकिस्तान है या चीन है? लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह कह रहे थे ऑपरेशन सिंदूर भी पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा लड़ रहे थे, वो तो मुखौटा था, लड़ तो हम चीन के साथ रहे। तो ये एनिमी नंबर 1 चीन है कि पाकिस्तान है भारत का? देखिए, इसको आप किसी भी परसेप्शन में देख लिए,
पाकिस्तान जब से क्रिएट हुआ, आर्टिफिशियली क्रिएट 1947 से, उसने भारत के साथ दुश्मनी रखी है और वो स्टेटेड एनिमी है। चीन का क्या है कि उसकी भी वो मैं बोलूंगा तो ऑसिलेट करता रहता है, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। लेकिन हाँ, मैं इतना बोलना चाहूंगा कि चीन का, आपने बीच में अच्छा सवाल भी उठाया था, क्या चीन पाकिस्तान का साथ छोड़ेगा? बिल्कुल हरगिज नहीं छोड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है। तो अब हमें इस हालात में डिफेंस डिप्लोमेसी, नॉर्मल डिप्लोमेसी, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली रिलेशंस रखने भी हैं, लेकिन साथ में चीन के साथ हमें सतर्कता भी रखनी पड़ेगी और उसमें कोई शक नहीं है। मिलिटरीली आज हम पूरी तैयारी वहां करते जा रहे हैं, हमारे डिफेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, सर्विलेंस हो रही है, यूएवीज है, सब कुछ हम वहां पर लॉन्च कर रहे हैं। और आपने आज ही का न्यूज़पेपर देखा होगा, अभी हम बात कर रहे हैं कि न्यू जनरेशन टैंक्स, लाइट टैंक्स, हेवी टैंक्स को ये हायर एल्टीट्यूड इलाके में मूव करने के लिए, क्योंकि चीन के साथ हमें लड़ना पड़ेगा, उसमें कोई हाँ, डाउट। डेप्सांग में वो फिर से कुछ न कुछ वो जो करतूते हैं उन पर विराम लगाने को तो तैयार नहीं है ना चीन। नहीं बिल्कुल, पर देखिए मैं खुद ये जो नथुला ब्रिगेड मैंने कमांड की है और मेरे को पता, वहां मैंने डोकलम सिचुएशन मेरे टाइम पे भी हुई थी, उसको कैसे हैंडल किया है। ये कॉम्प्लेक्सिटीज आती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड जो वहां पर कमांडर्स रहते हैं उसको हैंडल करते हैं। और कभी कभी ठीक है। वो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पर इसमें फ्लिप फ्लॉप, ये इतना उछलना कूदना, ये सामान्य प्रक्रिया मानते हैं क्या एयर चीफ मार्शल, एयर वाइस मार्शल संजीव कपूर जी? एक सेकंड सर, एयर वाइस मार्शल संजीव कपूर। अब हाँ जी संदीप, मुझे आपका प्रश्न समझ नहीं आया। मैं ये कह रहा हूं कि सर देखिए, राष्ट्रीय हित साधने हैं वो बिल्कुल ठीक है, हम चीन के साथ भी थोड़ा दोस्ताना रुख अपना सकते हैं, अमेरिका के साथ भी, हमारी पर चिंताएं भी हैं। पर ये इतना हिप हॉप, जो ये फ्लिप फ्लॉप हो रहा है, उछल कूद हो रही है, इसे सामान्य मान रहे हैं क्या आप? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप देखें तो पहले गलवान के बाद 2023 तक 3 साल तक कोई भी चीन के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं थे। बट ये पिछले 2-2.5 साल से एक कोशिश जारी है जिसमें कि भारत और चीन के रिश्तों में थोड़ा सुधार आ रहा है। उसमें करीब 8 या 9 बार हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं दोनों देश के, वो मिल चुके हैं एनएसए के साथ और एनएसए के बिना। अगर आप देखें तो मानसरोवर यात्रा प्रारंभ हो गई है। अगर आप देखें तो अभी इस साल के अंत तक डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो रही हैं दोनों देशों के बीच में, वो सारी बात जो कि कोविड के टाइम से बंद है। सामरिक चीजों की बात कर रहा हूं, जो वो कब्जा किए बैठे हैं, जो हाइट्स हमारे पास थी, दरिया दिली दिखाकर हमने वापस कर दी। फिंगर 8 तक हम अपना इलाका मानते हैं पैंगोंग लेक में, वो फिंगर 4 से भी आगे तक आ गया है, पीछे हटा है कि नहीं हटा है? अरुणाचल में वो जो गांव बसा रहा है, उनको बसाने से अब इनकार करेगा या नहीं करेगा? ऐसा कोई भरोसा दिया है चीन ने? ये भरोसा तो हमें पहले ये कसौटी पर तो कसना होगा ना, या कसा है क्या? अभी जो राजनीतिक आपके साथ बैठे हैं, पत्रकार आपके साथ बैठे हैं, आप खुद पत्रकार हैं, जो मेरी समझ है एज ए यूनिफॉर्म पर्सन कि अब जो पिछले कुछ सालों में जो राजनीति है, जो विदेश नीति है, उनके 4-5 पैरेलल ट्रैक चल रहे हैं। और पहले वो ट्रैक कहीं जाके मिलते थे, आजकल पैरेलल चल रहे हैं। तो अगर आप डिफेंस ले लेंगे तो अलग पैरेलल चल रहा है, अगर आप ट्रेड एंड कॉमर्स ले रहे हैं तो अलग है, अगर आप बॉर्डर डिस्प्यूट ले रहे हैं तो वो अलग है, अगर आप इंटरपर्सनल रिलेशंस ले रहे हैं लोगों के बीच में, चाहे वो वीज़ा देने की बात हो, चाहे वो उच्च हो, तो ऐसे ही अमेरिका के साथ हमारे को बहुत ज़्यादा पिंच करेगा हमारी आईटी इंडस्ट्री को। दरअसल अगर मैंने करेक्टली आपको रीड किया है सर, तो थोड़ा रायता फैला हुआ है, थोड़ा असमंजस है क्या? क्योंकि कल्मिनेट नहीं कर रहे हैं, कहीं एक जगह जाकर ये धाराएं जुड़ नहीं रही। ये एक नई तरह की हम विदेश नीति देख रहे हैं, एंड हमारे साथ नहीं है, ये दुनिया में और भी देशों के साथ है। वो आर्मेनिया, अजरबैजान लड़ रहा है, पर तुर्की उसके साथ है, पाकिस्तान अब चीन के साथ भी है और अमेरिका के साथ भी है। भारत अभी मालदीव के साथ नाराज था, मालदीव थोड़े दिन पहले, अब वो प्रधानमंत्री मालदीव जाते हैं। तो ये जो अलग सी एक अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में एक चेंज आ रहा है, ये फ्लेवर है, ये एक समझने की जरूरत है। नहीं, यहाँ पर जो आशुतोष ने कहा, एयर वाइस मार्शल, दुनिया नहीं चाहती कि हम जी, आशुतोष ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही
कि पाकिस्तान, अब पाकिस्तान ना पिद्दी का शोरबा, इट्स अ फेल स्टेट। ये मानते हुए मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, पाकिस्तान अमेरिका का भी दोस्त है और पाकिस्तान चीन का भी दोस्त है। हम कहने को चीन से भी अब दोस्ती कर रहे हैं, अमेरिका से भी, पर दोनों से दोस्ती है भी या नहीं? मतलब कूटनीति में क्या पाकिस्तान ही आगे निकल गया है हमसे? सी, पाकिस्तान में एवरीथिंग इज फॉर सेल। पाकिस्तान इज विलिंग टू सेल एनीथिंग फॉर देयर इंटरेस्ट। जहाँ पे भी उनको फ़ायदा दिखेगा वो अपने ज़मीर तक बेच देंगे। तो अमेरिका और चीन को कहीं ना कहीं दोनों देशों को पाकिस्तान की आवश्यकता है, इसीलिए वो उसके साथ चल रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान कुछ भी करने को तैयार है, हम अपने हित भी साध रहे हैं, रीढ़ की हड्डी भी दिखा रहे हैं, तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी। क्या आप इस तर्क से इत्तेफाक रखते हैं दिबांग? हम रीढ़ की हड्डी दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा रीढ़ की हड्डी दिखानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए एक तरीके से पूरा इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो रीसेट हो रहा है, और उसी में ये जो जनरल साहब बोल रहे थे कि सब ये दिखाई दे रहा है, वो उसी वजह से दिखाई दे रहा है। सब लोग अलग अलग चीज़ ट्राई करके देख रहे हैं, जैसा स्वाद बनेगा, जैसा मुफीद होगा, फिर आगे उसी राह पर चलेंगे, और हो सकता है कि ये काफ़ी देर तक चले। और हम जिस तरह की बात कर रहे हैं उसमें ये बात साफ दिखाई दे रही है। नहीं, दोनों से रिश्ते कायम करके हम अपने हित साध लेंगे, या बहुत बड़ा इसमें जोखिम भी है? मेरे ख्याल से क्यों जोखिम है? हाँ। आप संदीप, आपको बुरा लगेगा अब जो मैं कह रहा हूँ। बुरा लगेगा। देखिए, आप ये बोल रहे थे कि मीडिया वाले हैं, ये मीडिया वाले नहीं हैं, ये बेसिकली हेडलाइन मैनेजर्स हैं। हाँ। मीडिया का रोल उस दिन की हेडलाइन को मैनेज करना है। उस दिन की हेडलाइन को अगर आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो आप जरूरी नहीं कि आप उसके असरात क्या होंगे उससे मीडिया को लेना देना नहीं, बस उस दिन की हेडलाइन आप सच बोलें और तथ्य दिखाएं, उससे आप दूर हैं। आप मैनेज कर रहे हैं हेडलाइन, और अच्छा मैनेज कर रहे हैं। आपने देखा होगा, ये तस्वीर दिखाई गई कि बेचारा कोने में खड़ा हुआ था पाकिस्तान का, और हम लोग आगे निकल गए। ये सारे खेल छोड़ देने चाहिए। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम आपसे भी बात करेंगे, हम इनसे भी बात करेंगे, और इनसे क्या बात नहीं हो रही है। मैनेजमेंट से ज्यादा जरूरी है रिश्तों का मैनेजमेंट, हाँ। और दोनों से मैनेजमेंट। और ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्ते नहीं है, और इसमें 2020 सुनाई जाएगी। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, क्योंकि आपके शो में आता हूं तो आंकड़ा लाता हूं, लोगों को पसंद आता है। मैं देख रहा हूं कि ट्विटर पे लोग कह रहे हैं आप आंकड़े बहुत लाते हैं। आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि हमारी चीन से उतनी खलबली मची हुई है। 2020 से हमने ये शुरू किया। अभी भी फार्मा सेक्टर में, जो हम फार्मा के दुनिया भर में माने जाते हैं कि सारी दवाइयां भारत बनाता है, 70% जो कैप्सूल के अंदर चूरन भरा जाता है, वो चूरन चीन से आता है। पहले 91 था, अब भी 70 है। आप ये कह रहे हैं। आप जो स्मार्टफोन बना रहे हैं, ज्यादातर पुर्जे चीन से आते हैं। मेरी एक दोस्त है वहां पर चीन में, उसने बताया कि ये तुम्हारे वहां हो क्यों गया है, हो क्या रहा है। मैंने बोला क्या हुआ? बोले नॉकडाउन वर्जन मांग रहे हैं स्मार्टफोन्स के, 4-5 स्क्रू और लगाने, मेड इन इंडिया लिखना है, भारत में बन गया है वो चीन का। और कहने को स्वदेशी का नारा हम बुलंद कर रहे हैं, और सामान वहां से ही आ रहा है, और वो निर्भरता और बढ़ेगी अब दोस्ती यारी के चलते। आंकड़ा देख रहा हूं, 5 साल पहले जो हमारा व्यापार होता था चीन से, उससे 75% ज्यादा व्यापार आज हो रहा है, $114 बिलियन का। तो अगर आप कह रहे हैं कि नहीं साहब उनसे हमारी बड़ी दोस्ती है, दूरी, व्यापार तो लगातार चल रहा है, और ये होना चाहिए। आपको जहां फायदा होता है वो पर 8.5 लाख करोड़ का हमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में नुकसान है, हम ज्यादा माल उनसे ले रहे हैं। 8.5 लाख करोड़ का माल ज्यादा आ रहा है भारत में। बिल्कुल आ रहा है भाई, अगर आपको वहां से सस्ता मिल रहा है, आप उसको दवाई बना के दुनिया भर में बेच रहे हैं, तो विरोधाभास है ना। फिर मेक इन इंडिया कैसे करेंगे? स्वावलंबी भारत कैसे बनाएंगे हम? तो कौन कह रहा है कि मेड इन इंडिया करेंगे? मेड इन इंडिया इसी तरह से चलेगा। आप हेडलाइन मैनेजर नहीं है, आप हेडलाइन मैनेजर नहीं है संदीप, आप वो वाली चाबियां मत चलाइए। मेड इन इंडिया इसी तरह से चलेगा। मेड इन इंडिया वहां से लाएंगे, इधर से लाएंगे, जोड़ेंगे, उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, मेड इन इंडिया लिखेंगे, अंदर पूरा चीनी माल है, और बेच देंगे। उसमें मुश्किल क्या है? अपना नहीं बनाएंगे। अपनी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश कोशिश जमीन पर कब उतरेगी? वो कब नौमन तेल होगा? कब राधा नाचेगी? राधा तैयारी कर रही है, घुंघरू बांध रही है। जैसे फाइटर जेट की बात चली, हमारे साथ हमें अमेरिका ने कहा कि हम आपको फाइटर जेट बनाने की, हम आपको तकनीक देंगे, फाइटर जेट यहाँ बनेंगे। हम कर रहे हैं। हमने एक फ्रांसीसी कंपनी के साथ फाइटर जेट का इंजन हम लोग बना रहे हैं अभी।
और उसकी उसमें बातचीत चल HAL रही के है। साथ करार ना करके आप एक- रिलायंस की एक कंपनी, अनिल अंबानी की कंपनी के साथ करार किया, अभी उन पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं। एक टोकरी में सारे अंडे मत रखिए। टोकरी गिरी तो आमलेट नहीं बनेगा फिर एक भी। आप अलग अलग टोकरियों में रखिए। जितना वेपन्स का जहां तक सवाल है, आप देखिए, इंटरेस्टिंग आंकड़ा एक और दे रहा हूं कि 46% हमारे जो हथियार हैं वो आज फ्रांस से आ रहे हैं और इजराइल से आ रहे हैं। आप अलग अलग लोगों से दोस्ती कीजिए। एक आखिरी बात, आप इकोनॉमिक रिफॉर्म जोर से कीजिए। ये जो पीस मील जो आपने किया, जीएसटी आधा अधूरा नहीं कीजिए, होलसेल में कीजिए और आप अपने आप को मजबूत बताइए। आपके अंदर ताकत होगी, दुनिया आएगी आपके पास। आपके अंदर ताकत होगी, अपने हित साधने की आपकी जो इच्छा शक्ति है वो प्रगाढ़ होगी, वो दृढ़ होगी, तो दुनिया आपके आगे झुकेगी भी। और एक ही टोकरी में सारे अंडे डालने की ज़रूरत नहीं है। पर जब दोस्ती करें तो जो आशंकाएं हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, उनको भी वो मुल्क एड्रेस करने के लिए तैयार है या नहीं, इसको भी सुनिश्चित करना होगा। और मीडिया जो ये बताता रहता है ना, इसको भी इतना गंभीरता से ना लीजिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।